नमस्कार। आज हम कुछ हालिया अहम रिपोर्टों पर गौर कर रहे हैं। ये रिपोर्टें दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा तनाव वाले इलाकों और बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नई रोशनी डालती हैं। बिल्कुल। हमारे पास लेबनान इजराइल सीमा की ताज़ा खबरें हैं, गाजा में सहायता पहुंचाने की कोशिशों पर बात है। हाँ, और यूक्रेन युद्ध में एक बड़ा मोड़ आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही रूस अमेरिका रिश्तों का जो लंबा इतिहास है उसे भी समझेंगे। सही। तो चलिए शुरुआत लेबनान से करते हैं। बीबीसी की एक टीम हाल ही में उन जगहों तक पहुंची है जहां पहले हिजबुल्लाह का नियंत्रण माना जाता था। ये बात काफी दिलचस्प है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वो जो संघर्ष विराम हुआ था उसे 5 महीने हो गए हैं। हाँ, लेकिन तनाव तो अब भी है। बिल्कुल, तनाव एकदम साफ महसूस हो रहा है। रिपोर्ट बताती है कि कैसे लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना, जिसे यूएनआईफिल कहते हैं, हाँ, यूएनआईफिल, वो दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों में गश्त कर रही हैं जहां पहले हिजबुल्लाह का दबदबा था। और रिपोर्टर ने खुद देखा है ना, फ्रांसीसी यूएन सैनिक पहाड़ियों में खोजबीन कर रहे थे। हाँ, हिजबुल्लाह के छोड़े हुए ठिकानों की तलाश। और ये कोई मामूली ठिकाने नहीं थे, ये समझना जरूरी है। ये इजरायली सीमा से बस आप सोचिए 2-3 किलोमीटर दूर थे। बस 2-3 किलोमीटर? हाँ, और रिपोर्ट में बताया गया है कि वहाँ स्थायी इंतजाम थे, मतलब बंकर जैसे, सोने के लिए बिस्तर, फ्रिज तक थे। फ्रिज भी? पानी के पाइप, बिजली, कम्युनिकेशन के तार और तो और रॉकेट लॉन्चर भी। ये दिखाता है कि ये कुछ छोटी मोटी अस्थाई चौकी नहीं थी। ये तो एक तरह से पूरी तैयारी थी लंबे समय तक रुकने की। बिल्कुल, एक अच्छी तरह से स्थापित मौजूदगी थी उनकी वहां, शायद सीमा पर दबाव बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा। और रिपोर्टर ने नष्ट हुए ट्रक माउंटेड रॉकेट लॉन्चर्स और जले हुए पेड़ भी देखे। वो शायद हवाई हमलों के निशान होंगे। हो सकता है हवाई हमलों का नतीजा लग रहा है। और एक और बात, लगातार इजरायली ड्रोन की आवाज। हाँ, उसका जिक्र था, जिसे संयुक्त राष्ट्र तो संघर्ष विराम का उल्लंघन मानता है ना? बिल्कुल मानता है। ये पूरी स्थिति की नाजुकी को दिखाता है। भले ही हिजबुल्लाह के लड़ाके अभी सामने नजर नहीं आ रहे, लेकिन सीमा पर निगरानी, खासकर इजराइल की तरफ से, वो रुकी नहीं है। तो एक तरह से शांति बहुत भंगुर है वहां। हाँ, लेबनानी सेना और यूएनएफआईएल अब मिलकर स्थिरता बनाए रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर चुनौतियां साफ दिख रही हैं। चलिए लेबनान की इस नाजुक शांति से अब गाजा की तरफ देखते हैं, जहां मानवीय संकट गहराया हुआ है। हाँ, गाजा की स्थिति तो बहुत ही चिंताजनक है। खबर यह है कि एक अमेरिकी संगठन है जिसे इजराइल का समर्थन भी मिला हुआ है, उसने गाजा में सहायता पहुंचाना शुरू किया है। अच्छा, कैसे? वो खाने के ट्रकों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए हथियारबंद अमेरिकी सुरक्षा गार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह, हथियारबंद गार्ड्स? हाँ, लेकिन इस पर तो शायद विवाद होगा। मेरा मतलब है, जो स्थापित सहायता समूह है, यूएन एजेंसियां हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कई पुराने सहायता समूह और यूएन एजेंसियां इसका विरोध कर रही हैं। उनकी चिंताएं क्या हैं? कई चिंताएं हैं। एक तो ये कि फिलिस्तीनियों को मदद लेने के लिए इजरायली सेना के नियंत्रण वाले इलाकों से गुजरना पड़ता है। ये तो मुश्किल है। और दूसरा, ये हथियारबंद गार्ड्स का इस्तेमाल, इसे कई लोग नैतिक रूप से सही नहीं मान रहे। उन्हें लगता है कि इससे जमीनी हालात और बिगड़ सकते हैं। हाँ, ये बात भी है। और पारदर्शिता का भी सवाल होगा शायद। कितने ट्रक गए, क्या गया? वही बात, संगठन ने ये साफ नहीं बताया है कि कितने ट्रक शामिल थे, तो पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। तो एक तरफ इजराइल कहता है कि हमास सहायता का गलत इस्तेमाल करता है, हालांकि यूएन इससे इनकार करता है। और दूसरी तरफ सहायता पहुंचाने के जो नए तरीके आ रहे हैं, उन पर ही सवाल उठ रहे हैं। ये तो बड़ी जटिल स्थिति है। निश्चित रूप से। ये मानवीय सहायता वितरण की पूरी प्रक्रिया कितनी मुश्किल और विवादित हो सकती है, खासकर ऐसे संघर्ष वाले इलाके में। ये उसका एक उदाहरण है। विश्वास की कमी है, राजनीति हावी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर यूरोप से है, यूक्रेन के संदर्भ में। हाँ, जर्मनी वाला फैसला। हाँ, जर्मनी ने भी अब यूक्रेन को इजाजत दे दी है कि वो पश्चिमी देशों से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर हमला करने के लिए कर सकता है। ब्रिटेन और अमेरिका तो पहले ही ये कह चुके थे, अब जर्मनी भी शामिल हो गया। ये सैन्य और राजनीतिक दोनों लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जर्मनी की जो टॉरस मिसाइलें हैं वो काफी सक्षम मानी जाती हैं। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हैं। सुना है काफी सटीक निशाना लगाती हैं। हाँ, और वो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, यहाँ तक कि जमीन के नीचे बने बंकरों को भी निशाना बना सकती हैं। तो इससे यूक्रेन को क्या फायदा होगा? इससे यूक्रेन को सीमा पार रूस के सैनिक ठिकानों या सप्लाई लाइनों पे हमला करने की क्षमता मिल जाती है। उम्मीद है कि इससे शायद यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमले कुछ कम हो सके। लेकिन जाहिर है रूस की प्रतिक्रिया तो आई होगी। हाँ बिल्कुल, रूस ने इसे उकसावा बताया है
और खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है, तो तनाव और बढ़ने का खतरा है। ये बढ़ता तनाव हमें सोचने पर मजबूर करता है रूस और पश्चिम, खासकर अमेरिका के रिश्तों के बारे में। ये रिश्ते हमेशा इतने खराब तो नहीं थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसमें सहयोग के दौर भी रहे हैं। जैसे देखिए, 1809 में राजनयिक संबंध शुरू हुए थे। फिर 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा था। हाँ, अलास्का वाली डील। लेकिन फिर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, रूस में कम्युनिस्ट शासन आया और वहां से एक गहरा वैचारिक मतभेद शुरू हो गया, जो आगे चलकर शीत युद्ध में बदला। और शीत युद्ध के दौरान तो कई संकट आए, क्यूबा मिसाइल संकट, अफगानिस्तान युद्ध। बिल्कुल। और फिर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इन सब ने रिश्तों को एक नया मोड़ दिया। और अगर हाल के सालों को देखें, पुतिन के आने के बाद से क्रीमिया पर कब्जा 2014 में और फिर यूक्रेन पर पूरा हमला। हाँ, इन घटनाओं के बाद तो रिश्ते शायद शीत युद्ध के बाद के सबसे खराब दौर में पहुंच गए। हालांकि हमने देखा कि नेताओं के बीच की बयानबाजी कभी-कभी बदलती रहती है, जैसे ट्रंप और पुतिन के बीच। हाँ, बयानबाजी अलग हो सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि तनाव बहुत ज्यादा है। तो आज हमने कई सारी कड़ियों को देखा और जोड़ने की कोशिश की। लेबनान में एक बहुत ही नाजुक युद्ध विराम है जिस पर लगातार नजर रखी जा रही है। गाजा में सहायता पहुंचाने के प्रयास विवादों में घिरे हैं। यूक्रेन युद्ध में हथियारों के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा नीतिगत बदलाव हुआ है। और ये सब कुछ हो रहा है रूस और पश्चिम के बीच के उस ऐतिहासिक रूप से जटिल और तनावपूर्ण रिश्ते की पृष्ठभूमि में। ये सारी घटनाएं कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं। बिल्कुल जुड़ी भी हैं, और इनका असर पूरी दुनिया की स्थिरता पर पड़ रहा है और पड़ेगा। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो कूटनीतिक कोशिशें हो रही हैं या जमीन पे जो कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या ये हमें स्थायी शांति की तरफ ले जा पाएंगी, या हम अनजाने में टकराव और तनाव के एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, हिजबुल्लाह के ठिकानों तक पहुंची बीबीसी की टीम। लेबनान में यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के साथ हिजबुल्लाह के उन ठिकानों तक पहुंची बीबीसी की टीम जहां से इजराइल पर किए जा रहे थे हमले। अब कैसे हैं वहां हालात, दिखाएंगे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम के बावजूद कैसे लेबनान में अब भी नजर आती है इजरायली सेना की मौजूदगी, जानेंगे कार्यक्रम में। उसके अलावा अमेरिका और इजराइल के समर्थन वाले सहायता संगठन का दावा, गजा में पहुंचाई गई राहत सामग्री, कितने ट्रकों के जरिए पहुंचाई जा रही है मदद, नहीं दी गई जानकारी। आलोचकों ने संगठन की भूमिका पर उठाए सवाल। यूक्रेन पर रूस के भीषण हवाई हमलों के बीच जर्मनी ने बदली अपनी नीति, यूक्रेन को दी रूस पर लंबी दूरी के मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत। रूसी सरकार के प्रवक्ता बोले खतरनाक होगा नतीजा। और कैसे बीते 200 सालों में दोस्ती से दुश्मनी और तमाम उतार चढ़ाव से गुजरे रूस और अमेरिका के रिश्ते, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा में एक ऐसी जंग की शुरुआत हुई जो आज तक जारी है। 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, पर इजराइल और हमास के बीच एक ठोस युद्ध विराम पर समझौता नहीं हो सका है। दोनों के संघर्ष ने जंग के कई मोर्चे खोल दिए थे। दरअसल जिस दिन से इजरायली सेना ने गजा में अपने ऑपरेशन शुरू किए, उसी दिन से लेबनान से लगती इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के हमले शुरू हो गए थे। इन हमलों ने आगे चलकर जंग की शक्ल ले ली। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नेताओं को निशाना बनाते हुए लेबनान में बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसमें हसन नसरल्लाह समेत कई नेता मारे गए। 14 महीनों तक चले संघर्ष के बाद बीते साल नवंबर महीने में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर समझौता हुआ। इस समझौते को 5 महीने गुजर चुके हैं। दोनों पक्षों ने इस बीच एक दूसरे पर युद्ध विराम के उल्लंघन के आरोप भी लगाए हैं, पर यह समझौता अब भी बरकरार है। और इस समझौते के तहत लेबनान के हजारों सैनिकों की तैनाती देश के उन दक्षिणी इलाकों में होनी थी जिन पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को कंट्रोल था। अब लेबनान के सैनिक यहां यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ मिलकर उन ठिकानों को तबाह कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल इजराइल पर हमले करने के लिए किया जाता था। यूं तो इन ऑपरेशंस को देखने और फिल्माने की इजाज़त किसी को नहीं मिलती, लेकिन बीबीसी संवाददाता ह्यूगो बशेगा को इजराइल की नज़दीकी सीमा के पास जारी एक ऑपरेशन को कवर करने का मौका मिला। देखिए उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दक्षिणी लेबनान की इन पहाड़ियों पर नजर आ रहे फ्रांस के सैनिक एक मिशन पर हैं। वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा हैं
और उन ठिकानों की तलाश कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल कभी हिजबुल्ला करता था। दशकों से इन इलाकों पर हिजबुल्ला का दबदबा रहा है। तो हम अभी दक्षिणी लेबनान की एक घाटी में हैं और मैं देख सकता हूं कि यहाँ ऐसे बहुत सारे ठिकाने हैं जो खाली हैं। शायद इन्हें कभी हिजबुल्ला के लड़ाके इस्तेमाल करते थे। हाँ, वो यहाँ रहते थे और यहाँ से बस थोड़ा आगे ये हमले करने वाली पोजीशन है। तो मतलब है कि वो यहाँ रहते थे और रॉकेट दागने के लिए ऐसी खास जगह पर जाते थे। हाँ बिल्कुल। हम इस्राएली सीमा से हैं कितनी दूर? यहाँ तो बस महज 2-3 किलोमीटर दूर। यहाँ हिजबुल्ला का एक छोटा ठिकाना है, उनके रहने का ठिकाना। हाँ, मुझे 1, 2, 3, 4, 5 बेड नजर आ रहे हैं। फ्रिज भी है। ऐसा लगता है जैसे कोई परमानेंट ठिकाना हो, वो भी जंगल के बीचों बीच। तो कुछ इन्हीं ठिकानों से हिजबुल्ला ने इजराइल पर हमलों को अंजाम दिया और युद्ध विराम का मतलब है कि उनके लड़ाकों को मजबूरन ये जगह छोड़नी पड़ी। हमें यहाँ पानी के पाइप्स, बिजली और कम्युनिकेशन के लिए तार, साथ ही कई रॉकेट लॉन्चर्स मिले। इन कैंपों के सेटअप में कुछ साल तो जरूर लगे होंगे और ये हथियार, ये लॉन्चर्स, ये बहुत आधुनिक हैं। तो युद्ध विराम या जंग से पहले यूनिफिल या यहाँ तक कि लेबनानी सेना के लिए भी इन जगहों पर आना लगभग असंभव रहा होगा, क्योंकि यहाँ हिजबुल्ला की पैठ थी, है ना? हाँ। और आपका सामना अब तक किसी हिजबुल्ला के लड़ाके से नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इन इलाकों में अब हिजबुल्ला के ज्यादा सदस्य बचे हैं। तो यहाँ एक ट्रक है जिस पर रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ है और इसे नष्ट कर दिया गया है। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो शायद किसी हवाई हमले का नतीजा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारे पेड़ जल गए हैं। हमें यहाँ 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है और हम लगातार अपने ऊपर उड़ रहे इजरायली ड्रोन्स की आवाज सुन सकते हैं, हर वक्त, दिन हो या रात। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ड्रोन्स का लेबनानी सीमा में घुसना और इजरायली सेना की ओर से हिजबुल्ला पर किए जा रहे हमले युद्ध विराम का उल्लंघन है। इस मौके पर साफ साफ कहूं तो हमें उल्लंघन इजराइल की साइड से ही नजर आता है। उन्होंने यहाँ अपनी एक परमानेंट पोजीशन बना ली है। लेबनानी सेना के काम को आप कैसे देखती हैं? वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो एक्टिव हैं, वो पीस कीपर्स के साथ स्थिरता कायम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुझे लगता है लेबनानी सेना अब समझती है कि उनके लोगों के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। फ्रांस के इस बेस के ठीक बाहर हमें हिजबुल्ला के झंडे दिखे। इसराइल ने इस ग्रुप को कमजोर कर दिया है और उस पर हथियार छोड़ने का दबाव है। हिजबुल्ला का भविष्य अनिश्चित है, पर उसकी मौजूदगी अभी भी पूरे लेबनान में महसूस की जा सकती है। बीबीसी संवाददाता ह्यूगो बशेगा की रिपोर्ट। वहीं गजा में इजरायली अभियान जारी है। फलस्तीनियों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने वाली एक अमेरिकी संगठन का कहना है कि उसने गजा में काम करना शुरू कर दिया है। इस संगठन को इजराइल का भी समर्थन है। संगठन का कहना है कि वो खाने से भरे ट्रकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। ये संगठन अमेरिका के हथियारबंद अमेरिकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स को इस्तेमाल करता है। फाउंडेशन का कहना है कि उसने सोमवार को ट्रकों से अपने सुरक्षित जगहों पर खाना पहुंचाया, जिसके बाद खाना बांटा गया। फाउंडेशन ने ये नहीं बताया लेकिन कि कितने ट्रक शामिल थे इसमें, लेकिन तस्वीरों में केवल कुछ लोग बॉक्स को ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस संगठन की आलोचना भी हो रही है। क्या है वजह? जानकारी दे रही है बीबीसी संवाददाता योलान नेल। ज्यादातर सहायता संगठन और यूएन की एजेंसियां गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से सहयोग नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि वो इसराइल की ओर से शुरू किए गए राहत सामग्री पहुंचाने के इस नए सिस्टम के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि इस नए सिस्टम में फलस्तीनियों को इस्राएली सेना के बीच से होकर गुजरना पड़ता है और इसमें हथियारबंद अमेरिकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल हैं। उनका कहना है कि ये सब अनैतिक है और ये काम नहीं करने वाला। इससे पहले यूएन और दूसरी एजेंसियां पूरे गजा में 400 से ज्यादा जगहों से सहायता सामग्री बांट रही थी, मगर इसराइल दावा करता है कि हमास अपने फायदे के लिए राहत सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है।
हालांकि यूएन इससे इनकार करते रहा है। इस बीच हुत्ती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला किया है। इजरायली सेना का कहना है कि रात में यमन की ओर से इजराइल पर मिसाइल दागे गए। कई इलाकों में सायरन की आवाज़ सुनाई गई। यमन में मौजूद ईरान समर्थित हुती इजराइल पर मिसाइल से लगातार हमले करते रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमले गजा में मौजूद फ़लस्तीनियों के समर्थन में किए जा रहे हैं। और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन अब रूस पर हमले के लिए उन लंबी दूरी के मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है जो उसे पश्चिमी देशों से मिली हैं। ब्रिटेन और अमेरिका ने पिछले साल ही यूक्रेन को दिए हथियारों की रेंज से प्रतिबंध हटा दिए थे। पहले यूक्रेन सिर्फ अपने इलाके में घुसी रूसी सेना पर ही हमले कर सकता था। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स ने कहा है कि इस फैसले से यूक्रेन को जंग लड़ने में मदद मिलेगी। वहीं रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाज़त देने वाले यूरोपीय देशों के फैसले के नतीजे खतरनाक होंगे। पर जर्मनी का ये फैसला इतना अहम क्यों माना जा रहा है? जानकारी दे रहे हैं विदेश नीति पर काम करने वाले थिंक टैंक यूक्रेनियन प्रिज्म में नॉर्थ अमेरिका प्रोग्राम के डायरेक्टर अलेक्जेंडर क्राइएव। ये काफी अहम कदम है, इसलिए नहीं कि जर्मनी ने पहली बार ऐसी हिम्मत दिखाई है। जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो जो बाइडेन के दौर में अमेरिका ने और फिर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बाकी सहयोगियों ने पहले ही यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी थी, लेकिन जर्मनी की टॉरस मिसाइलें अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन के नीचे मौजूद ठिकानों को भी तबाह कर सकती हैं। ऐसे में ये फैसला राजनीतिक रूप से हिम्मत भरा ही नहीं बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से भी अहम है। यूक्रेन सीमा पार रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है, जिससे रूस को यूक्रेन के इलाके में हमले करने से रोका जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद संभालने के बाद से ही रूस यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश करते दिखे। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए सख्त तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए नरम भाषा इस्तेमाल करते नजर आए। हालांकि कुछ मौक़ों पर उन्होंने पुतिन के रवैये पर नाराज़गी भी जताई। पुतिन और ट्रंप का रिश्ता काफ़ी पेचीदा सा है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते नजर आते हैं, मगर दोनों देशों के रिश्तों को अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है। पर अमेरिका और रूस के रिश्ते हमेशा ऐसे नहीं थे। 200 साल से ज़्यादा के इतिहास में इनके बीच दोस्ती रही। दोनों की सीमाएं भी आपस में मिलती थीं और वो एक दूसरे की मदद भी करते थे। देखिए बीबीसी संवाददाता जीन मैकलम की रिपोर्ट। रूस और अमेरिका के बदलते रिश्ते आधुनिक राजनीति का हाल बताते हैं, मगर ये दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे। आइए नजर डालते हैं इन देशों के 200 साल से ज्यादा वक्त के रिश्ते के कुछ अहम पलों पर। साल 1809 में पहली बार अमेरिका और तत्कालीन रूसी साम्राज्य के बीच राजनयिक रिश्ते बने। तब अलास्का रूस के पास था और आज के कैलिफोर्निया में उसकी बसावट थी, जिसकी सीमा अमेरिका से लगती थी। फिर 1867 में रूस ने अमेरिका को $72 लाख में अलास्का बेच दिया। आज इसकी कीमत $15.5 करोड़ से ज्यादा है। इसके साथ ही रूस उत्तरी अमेरिका से हट गया। कई दशकों तक दोनों में थोड़ा बहुत विवाद भी रहा, लेकिन 20वीं सदी में सब कुछ बदल गया। 1917 आते आते रूसी साम्राज्य में उथल पुथल मच गई। बोल्शेविक ने सत्ता हासिल कर दुनिया के पहले कम्युनिस्ट स्टेट की स्थापना की। इसने नए बने सोवियत संघ और अमेरिका को कम्युनिज्म बनाम कैपिटलिज्म के दो अलग वैचारिक रास्तों पर धकेल दिया। जब स्टालिन और रूजवेल्ट ने मिलकर नाजी जर्मनी से लड़ने का फैसला किया था, तब दोनों कुछ वक्त के लिए साथ आए, मगर जैसे ही ये जंग खत्म हुई, शीत युद्ध शुरू हो गया। तनाव तेजी से बढ़ा, सैन्य गठबंधन बने और हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। 1962 के आसपास दुनिया तब खतरे में आ गई, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने दोनों देशों को परमाणु युद्ध के करीब ला खड़ा कर दिया। I call upon Chairman Khrushchev. मैं चेयरमैन क्रुश्चेव से कहता हूं कि दुनिया पर दबदबा बनाने का रास्ता छोड़कर हथियारों की इस डरावनी होड़ को खत्म करने की ऐतिहासिक पहल में शामिल होइए। परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंचने के बाद दुनिया हथियारों के भंडार कम करने की दिशा में आगे बढ़ी और आपसी संधियां हुई। फिर 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सरकार विरोधी तख्ता पलट के समर्थन में हमला कर दिया। वैसे तो ये लड़ाई 6 महीने तक चलनी थी, लेकिन 1988 तक खिंच गई। सोवियत संघ कमजोर पड़ गया।
रूस में सुधारवादी मिखाइल गोर्बाचेव के आने पर पूर्वी यूरोप के इलाकों को अलग होने का मौका दिखा। उसके बाद 1991 में सोवियत संघ धाराशायी हो गया, शीत युद्ध खत्म हो गया। अगले दशक में अमेरिका और रूस के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती दिखी। इसके बाद 90 के दशक ने नई सदी को रास्ता दिया। व्लादिमीर पुतिन ने रूस का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, जबकि अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश सत्ता में आए। कुछ वक्त के लिए रिश्ते सुधरे। 11 सितंबर के हमले के बाद दोनों ने कुछ वक्त के लिए आतंक के खिलाफ सहयोग किया। पुतिन रूस को एक बार फिर सुपर पावर बनाने के मिशन पर जुट गए। 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्राइमिया छीन लिया। दुनिया ने इसकी आलोचना की। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। पुतिन ने सीरियाई सिविल वॉर में बशर अल असद का साथ देकर एक बार फिर पश्चिमी देशों को दरकिनार कर दिया। फिर फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। इस कदम ने पश्चिमी देशों को रूस के खिलाफ कर दिया। एक बार फिर परमाणु युद्ध का खौफ लौट आया। नेटो देशों के बड़े अधिकारी हमारे देश के बारे में आक्रामक बयान दे रहे हैं। इसलिए मैं रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को आदेश देता हूं कि न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पर रखें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म होने तक दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब थे। अपना साम्राज्य बनाने पर आमादा तानाशाह आज़ादी के लिए लोगों के प्यार को नहीं मिटा सकता। इस आदमी को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से दोनों देशों की भाषा बदली है। एक दूसरे से यहाँ दौरे हो रहे हैं, तारीफें की जा रही हैं, मगर दोनों ही नेता अलग विचारधाराओं से दुनिया पर दबदबा बनाने की चाहत रखते हैं। मगर अक्सर तनाव भरे इस रिश्ते में गर्माहट लाने के लिए गर्मजोशी भरे शब्द काफी नहीं होंगे। और अब बात मेंटल हेल्थ की। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद कई महिलाओं को मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। उनकी मदद कैसे की जाए, इसके लिए इंडोनेशिया में कई पति कुछ खास कर रहे हैं। इंडोनेशिया की एक फाउंडेशन की पहल है कि मर्द वो सब कुछ सीखें जिससे महिलाओं को पोस्टनेटल डिप्रेशन से राहत मिले। देखिए ये रिपोर्ट। पत्नी की मानसिक सेहत सुधारने के लिए ये पिता खाना बना रहे हैं। जकार्ता में ये लोग एक जगह इसलिए जुटे हैं ताकि अपनी पत्नियों के लिए खाना बनाते हुए पोस्ट नेटल डिप्रेशन के संकेतों और एंजाइटी के बारे में समझ सकें। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब हमारी पत्नियां बिजी रहती हैं। ये मदर होप इंडोनेशिया संस्था की एक पहल है जो डिलीवरी के बाद मेंटल हेल्थ से जूझ रही माँओं और उनकी परिवारों की मदद करती है। अक्सर शादी, पेरेंटिंग और बच्चों की देखभाल के मामले में जेंडर इक्वालिटी नहीं होती और इससे महिलाएं ऐसी स्थिति में आ जाती हैं जहां उन्हें अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। इंडोनेशिया जैसे कम या मध्यम आय वाले देशों में हर 5 में से एक महिला पेरीनेटल पीरियड में डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझती है। नूर, जिन्होंने खुद पोस्ट नेटल डिप्रेशन का अनुभव किया है, अब नाडिया जैसे परिवारों की मदद करती हैं। बेबी ब्लूज सिंड्रोम aku tidak tertangani। बेबी ब्लूज यानी डिलीवरी के बाद होने वाले डिप्रेशन के वक्त सही तरीके से इलाज नहीं हुआ। इस वजह से आखिर में मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया। उदासी लंबे समय तक रही। हालत इतनी खराब थी कि मैं खाना भी नहीं चाहती थी। आखिरकार जब मुझे ये लोग मिले तो मैंने दूसरी माँओं की कहानियाँ सुनी जो शायद मुझसे भी बुरा अनुभव कर रही थी। तब मुझे लगा कि हमारे पास एक ऐसी जगह है जहां हम आपस में बात कर सकते हैं। अब अगर मेरी पत्नी रो रही हो या थकी हुई हो तो मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। मैं अब पहले से ज़्यादा एक्टिव हूँ। मुझे मालूम है कि कैसे मदद करनी है। जब वो कहती है मैं अच्छी माँ और पत्नी नहीं बन सकती हूँ तो मुझे इस बात को गलत बताना होता है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, आपने मेरे लिए और बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। और चीन के हांगझोउ में होने वाला है एनिमेशन फेस्टिवल, जिसकी तैयारी हर ओर दिख रही है। बस में, ट्रेन में, सड़कों पर, हर जगह एनिमेशन कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। और आज के लिए फिलहाल इतना है।